दोस्तों, मैं राम पारिक। पिछली बार मैंने मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता पे एक मौसिन राम का वीडियो बनाया था, जिसे आप सबने काफ़ी पसंद किया। और आज मैं अपनी एक रचना लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। वैसे मैं कोई लेखक नहीं हूँ। लेखक वो होता है जो विचारों के समुंदर में गोता लगाकर भावना रूपी मोतियों को निकाल कर कागज़ पे व्यक्त कर सके। पर हाँ, फिर भी कुछ लिखने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ मेरी इस रचना को भी आप सबका भरपूर प्यार मिलेगा। इसको मैंने नाम दिया है मंथन। आज इतवार, छुट्टी का दिन था, इसलिए देर तक सोता रहा। 9 बजे पत्नी की कर्कश आवाज़ ने नींद में खलल डाल दिया। आज ख्वाब ने जिंदगी की किताब के कई पन्ने पलट दिए। पहले पन्ने पर माँ की लोरियाँ और पिता की बाहों के झूले पढ़े। दूसरे पन्ने पर भाइयों का प्यार और माँ की झूठी फटकार पढ़ी। तीसरे पन्ने पर शिक्षक का मार्गदर्शन, दोस्तों का साथ पढ़ा। तो चौथे पन्ने पर सफलता की खुशी और दोस्तों का जश्न। पांचवें पन्ने पर शादी के मंत्र और पत्नी का प्यार पढ़ा। छठे पन्ने पर बच्चे की किलकारी और अपनी जिम्मेदारी। सातवें पन्ने पर वृद्ध होते माता पिता की शंकाएं और जवान होते बच्चों की जिज्ञासाएं पढ़ी। आज जिंदगी की किताब के वो पन्ने पढ़े जिन पर वक्त के थपेड़ों ने धूल की चादर चढ़ा दी थी। अनमने मन से उठा और अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर हल्का सा नाश्ता किया और निकल पड़ा टहलने। घर की पिछली गली के अगले मोड़ पे एक बगीचा था, छोटा लेकिन हरा भरा था, जहाँ लोग सुबह सुबह टहलने या योगा करने आया करते थे। लेकिन अब 10 बज चुके थे, इसलिए यहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे जो सीमेंट की बनी बेंच पर सुस्ता या बतिया रहे थे। मैं भी एक खाली पड़ी बेंच पे बैठ गया और सोचने लगा उस सपने के बारे में जो शायद अधूरा रह गया, या शायद पूरा हो गया लेकिन मुझे पूरा भीतर तक झकझोर के चला गया। वो यादें फिर ताज़ा हो गई, मन उदास और आंखें अनायास ही नम हो गई। जी तो चाहा दौड़ के घर जाऊं और माँ की गोद में सर रख के जोर जोर से रोऊं, पर ऐसा नहीं कर सकता था। वो माँ जो मेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती थी, वो मेरे रुदन से तो पूरी तरह कांप जाती। कमज़ोर भी कितनी हो गई है वो। इसलिए पलक पे आई आंसुओं की बूंदों को शर्ट की बाजू से पोंछ दिया। दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। सर को जोर से झटका दिया ताकि इस सोच से छुटकारा पा सकूं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दिमाग की सुई उसी जगह अटक गई थी। पिछले 4 सालों में कितना कुछ बदल गया था। 3 साल की लंबी बीमारी के बाद बड़े भैया के निधन ने तो पिताजी को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनको बचाने के लिए पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी, पीएफ, डीएफ, पेंशन की रकम, सब कुछ तो लगा दिया, पर सब बेकार। अचानक कंधों पर पड़ी जिम्मेदारियों ने, इन परेशानियों ने मुझे भी तो उम्र से पहले कितना बूढ़ा कर दिया। 40 की उम्र में चेहरे पे झुर्रियाँ, मुंह चिढ़ाते सफ़ेद बाल। वक्त कितना बदल गया। वो तो कृष्णा बाबू थे जिनकी पहुंच कई नेताओं और अफसरों तक थी। उनकी कोशिश से भाभी की नौकरी और बच्चों की स्कॉलरशिप हो गई, वरना उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ही कंधों पर होती। इस तंगी और अभाव ने प्रमिला, मेरी पत्नी को भी कितना चिड़चिड़ा और कर्कश बना दिया था, वरना वो ऐसी नहीं थी। 9 साल पहले जब मेरे ऑपरेशन हुआ था, कितना चिंतित हुई थी, कितना रोई थी वो। कई रातें मेरी सेवा करते हुए आंखों में बिताई थी। कितनी कमज़ोर हो गई वो। उसके इस स्वभाव के लिए मैं उसको दोषी भी तो नहीं मानता। किया ही क्या उसके लिए। इतने सालों में एक मनपसंद साड़ी तक नहीं ला के दे सका। वही 2 पुरानी बिना इस्त्री की हुई साड़ियाँ, हाथों में रंग उड़ी पीतल की एक एक चूड़ी। उसने कभी कुछ मांगा भी तो नहीं। चुपचाप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। दिन भर अपने काम में लगी रहती है, पसीने से तर-बतर। कभी कभी अपने पल्लू से पसीने के बहाने अपनी लाचारी के वो आंसू भी पोंछ लेती है जो पलकों की कोर में छिपे रहते हैं। मैंने कई बार कनखियों से उसे ऐसा करते हुए देखा है। महीना ख़त्म होने वाला है। इस बार तनख्वाह मिलेगी तो पिताजी का चश्मा ज़रूर लाऊंगा। पिछले 2 महीने से टूटे हुए चश्मे के सहारे अखबार पढ़ने की नाकाम कोशिश करते हैं।
मुझसे कुछ कहते भी नहीं, उल्टा पूछने पर कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है नए चश्मे की, मुझे कौन सा ऑफिस जाकर तुम्हारी तरह कागज़ खाली करने हैं। मैं उनकी हर ज़रूरत को समझता हूँ पर कुछ कर नहीं सकता। माँ को भी डॉक्टर को दिखाना है। कई महीनों से खांसी रुक ही नहीं रही। कई घरेलू इलाज किए, गुप्ता फार्मेसी से दवाई भी ला कर दी। माँ तो हर बार कहती है कि मत लाया कर दवाई, बुढ़ापे की खांसी है, मेरे साथ ही जाएगी। खुद के प्रति लापरवाह और ज़िद्दी भी तो बहुत है, पर इस बार एक न सुनूंगा उनकी और किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा। बच्चों की फीस, घर का किराया, दूध वाला, किराना वाला, सबको चुकाना है, पर पता नहीं कैसे। क्योंकि तनख्वाह में से पीएफ, डीएफ, लोन की किस्तें जो मैंने 2 साल पहले भैया के देहांत के वक्त लिया था, वो भी तो अभी तक पूरा नहीं चुका पाया। सब काट कर हाथ में कितना आएगा। ये सोचते सोचते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। वो तो जेब में पड़ा फ़ोन बजा, तब तंद्रा भंग हुई। फ़ोन प्रमिला का था, जो खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन काट कर अपनी नम हुई आंखों को पोंछा और अनगिनत अनसुलझे सवालों की गठरी अपने झुके हुए कंधों पर उठा चल पड़ा घर की ओर, इस उम्मीद में कि शायद वक्त इस गठरी के बोझ को थोड़ा हल्का कर दे।